बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 3 या 9 क्लास का डायनामिक्स। आज हमने लेक्चर नंबर 9 करना है इसका। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बेसिकली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 3 के। आज हमने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखें जो यूनिट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3.1 है हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है इन सर्कल्स द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। वो कुछ हमको चॉइसेस देगा, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसके इर्द गिर्द हमने क्या करना है, सर्कल लगाना है। तो देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है इसका, उसमें वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। वो कह रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। मतलब कि जो न्यूटन का पहला कानून है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो कब वैलिड होता है। ये चीज़ उसके अंदर एब्सेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो वो वैलिड होता है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में वो कह रहा है ए में फोर्स, बी में वो कह रहा है नेट फोर्स, सी में वो कह रहा है फ्रिक्शन, डी में वो कह रहा है मोमेंटम। अब देखें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसके अंदर ना तो मोमेंटम था ना ही फ्रिक्शन से मतलब हमने बात की। तो हमने जो बात की थी उसके अंदर जो थी वो नेट फोर्स हमने जो है वो उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको, जो लेक्चर नंबर 2 था मेरा इस यूनिट का, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट। मतलब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट will remain at rest until some net forces act on it, या if a body is in motion will remain in motion until some net forces act on it। मतलब उसने क्या कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी until and unless कि कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट जो है वो करे। ठीक है, कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, नेट फोर्स यूज़ हो रही है। तो उसने एब्सेंस जो बोला है इसका मतलब है कि नेट फोर्स एब्सेंस होगी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड होगा। तो आपने लिखना है नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स, फोर्स नहीं नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मतलब मोर देन 2 जो फोर्सेज होती हैं उनका रिजल्टेंट, उसको बोलते हैं नेट फोर्स। तो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है इसका, उसमें वो कह रहा है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है फोर्स, बी में वो कह रहा है नेट फोर्स, सी में वो हमसे कह रहा है मैस, डी में वो कह रहा है वेलोसिटी। अब देखें तो इनर्शिया मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मेरा जो लेक्चर नंबर 1 था, जो फर्स्ट लेक्चर था इस यूनिट का, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने कहा था कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो बेसिकली जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो वो अगर उसको हम रेस्ट से मोशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, आगे से उसको जो है वो अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, या अगर वो मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसको रोकना होगा तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो उसको जो हम फोर्स लगाएंगे रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा। उस रेजिस्टेंस को इनर्शिया बोलते हैं। जितने लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका वेट जिनका मैस जो है वो कम होगा, उनका इनर्शिया भी कम होगा। जितने हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका मैस ज़्यादा होगा, उनका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। उनको रोकना भी मुश्किल होगा, उनको मूव करना ही मुश्किल होगा। जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रोकना भी ईजी होता है, मूव करना भी ईजी होता है। तो इसका मतलब है कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया जो है वो ज़्यादा, मैस कम है तो इनर्शिया कम है। तीसरा जो है वो पार्ट वो देख लें हमारे पास, पार्ट नंबर 3, इसमें वो कह रहा है अ बॉय जंप्स आउट ऑफ मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। एक लड़का होता है, ठीक है, वो बस से क्या करता है, जंप लगाता है, बाहर जो है वो छलांग लगाता है, तो क्या होगा उसके लिए, डेंजर क्या है, वो किस तरफ गिरेगा वो। ठीक है, ए में वो कह रहा है टुवर्ड्स द मूविंग बस, बी में वो कह रहा है अवे फ्रॉम द बस, सी में वो कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डी में वो कह रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये देखें ये बस है। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन में जो उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे होंगे उनकी जो मोशन होगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब है अगर वो जंप करेगा, बस से बाहर जंप करेगा, तो उसको जो है वो जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही होगी सेम डायरेक्शन में वो भी जो है वो फॉल करेगा, जाएगा उसको, क्योंकि उसकी जो है वो उसकी जो मोशन होगी टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब बस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस है। तो इसका मतलब अगर आदमी जो है या लड़का जो है वो जंप करेगा तो उसकी किस तरफ उसको वो जाएगा, वो भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो अब लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी सेम डायरेक्शन में वो भी जो है वो जाएगा वो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर जो 4 है, इसमें वो पूछ रहा है A string is stretched by 2 equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is। अब वो कह रहा है, ठीक है, कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, एक रस्सी है, ठीक है, उसको जो है 2 इक्वल जो फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं, स्ट्रेच कर रही हैं।
दोनों की जो फोर्स है वो कितनी है 10 न्यूटन है, और जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये बड़ा ट्रिकी है। इसमें जो ए पार्ट है वो कह रहा है 0, जो टेंशन स्ट्रिंग में है वो 0, बी में वो कह रहा है 5 न्यूटन, सी में वो आपसे कह रहा है 10 न्यूटन, डी में वो आपसे कह रहा है 20 न्यूटन। अब देखें तो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर, इसी यूनिट के जो लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक स्टैंड था, स्टैंड के ऊपर हमने जो है वो स्ट्रिंग लगाई थी, ठीक है, और स्ट्रिंग के एंड पे हमने कोई ब्लॉक जो है वो अटैच किया था। अब देखें तो जो वेट ऑफ ब्लॉक था वो एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड, इसको हमने कहा था एक्शन फोर्स, तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है एक्ट कर रहा था। इसके अलावा जो टेंशन थी स्ट्रिंग की वो अपवर्ड एक्ट कर रही थी, उसको हमने नाम दिया था रिएक्शन फोर्स। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ब्लॉक जो है वो, ठीक है, ये अपवर्ड ऐसे डायरेक्शन में, मैंने आपको कहा था कि जो ब्लॉक जो है वो अगर रेस्ट की पोजीशन में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग होगी जो एक्ट अपवर्ड कर रही है वो, और जो वेट ऑफ ब्लॉक होगा जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर ब्लॉक एट रेस्ट पे होगा तो, ठीक है। ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ब्लॉक क्या होगा हमारा, एट रेस्ट पे होगा। तो देखें सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसका क्या मतलब है कि जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है हमारे पास 10 न्यूटन है, और जो वेट ऑफ ब्लॉक नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो भी कितना है 10 न्यूटन है। मतलब जितना उसको ब्लॉक का वेट है जितना नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी स्ट्रिंग जो है उसको अपवर्ड जो है वो एक्ट कर रही है, तो ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे। इसका मतलब है कि ब्लॉक की जो जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो कितनी है 10 न्यूटन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन जो है वो आएगी स्ट्रिंग, ठीक है। ऑल्दो वो अपोजिट एंड इक्वल हैं, ठीक है, 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन है ऊपर वाली तरफ, और नीचे वाली भी जो है वो भी 10 न्यूटन है। तो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो बेसिकली कितनी है 10 न्यूटन है वो, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर 5 इसका, उसमें कह रहा है द मास ऑफ अ बॉडी, ए में कह रहा है डिक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड। जब जो मास होता है ना किसी भी बॉडी का वो कह रहा है कि वो डिक्रीज होता है जब एक्सेलरेटेड हो कोई भी बॉडी। बी में वो कह रहा है इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, सी में वो कह रहा है डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, डी में वो कह रहा है नन ऑफ दीज। तो मास देखें उसका इन सब से क्या लेना देना है ना, एक्सेलरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जितना मर्जी एक्सेलरेशन हो जाए मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन कम हो ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम हो ज़्यादा हो, मास तो उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए आप लिखेंगे नन ऑफ दीज। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो जो पार्ट 6 है हमारे पास वो कह रहा है टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to the ends of an extensible string passes over a frictionless pulley such that both moving vertically the acceleration of the body is। अब ये वाला जो है इसके ऊपर मैंने पूरा मेरा जो लेक्चर है वो मैंने दिया हुआ है, वो मैंने जो है इसका एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन स्ट्रिंग के अंदर निकालना वो भी मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं आती तो आप वहाँ जाके देखें। इसमें जो ऑप्शन ए वो कह रहा है m1 मल्टीप्लाई बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g, ठीक है। ये बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है उन बॉडीज़ का, ठीक है। वो कौन सी पोजीशन में होंगे, वो वर्टिकली पोजीशन में होंगे, ठीक है, पहले वाला जो केस था हमारा। बी ऑप्शन में वो कह रहा है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। सी ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई g। डी ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। ये उसने आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो एक्सेलरेशन है वर्टिकली मूविंग फ्रिक्शनलेस पुली का वो आपने बताना। इसमें देखें मैंने आपको जो मेरा लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ। ये जो आपके पास डी ऑप्शन है ना, ये टेंशन ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये जो डी ऑप्शन है आपको ये फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो ये टेंशन ऑफ स्ट्रिंग होता है, तो जो उसने पूछा एक्सेलरेशन, तो ये होता है एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। ये मैंने निकालना भी सिखाया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वहाँ जाके इसको पहले देख लें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो जो पार्ट नंबर इसका है 7, उसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट कौन सी है इनमें से। देखिए ए में वो कह रहा है न्यूटन मीटर, बी में वो कह रहा है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी में हमसे कह रहा है न्यूटन सेकंड, डी में हमसे कह रहा है न्यूटन पर सेकंड, ठीक है। इसमें से मोमेंटम बतानी है हमने। तो मैंने लेक्चर नंबर 6 के अंदर मोमेंटम के बारे में पढ़ाया हुआ है। इसमें मैंने पढ़ाया था कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए अब जो है मोमेंटम इसको पी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे देखो उसने कहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं है, इसको आप रिजेक्ट करें, ठीक है। ये पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और देखें हमारे पास, ठीक है, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा मास जो है m
मल्टीपल एक्सेलरेशन जो है मैं लिखूंगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एम, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी। वी एफ माइनस वी आई क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो एफ और टी जो है वो क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। ये देखें ये मैस है और ये चेंज इन वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, ये क्या है, ये मोमेंटम है। मैस इंटू चेंज इन वेलोसिटी क्या हमारे पास, मोमेंटम है। तो इसका मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 है इसका, उसमें वो कह रहा है व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द, मतलब जब घोड़ा जो है वो किसी भी, वो जो कार्ट होता है ना जिसके ऊपर चीज़ें रखी जाती हैं, उसको पुल करता है, तो एक्शन जो है वो किसके ऊपर हो रहा होता है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है कार्ट के ऊपर, ऑप्शन बी में वो कह रहा है अर्थ के ऊपर, ऑप्शन सी में वो कह रहा है हॉर्स के ऊपर, ऑप्शन डी में वो कह रहा है अर्थ एंड कार्ट के ऊपर। अब जब जो घोड़ा है उसको कार्ट को उसको जो है खींचेगा, तो पहले तो जो ज़मीन है ना, ज़मीन और उस कार्ट के जो टायर के दरमियान में फ्रिक्शन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो है ना हॉर्स उसको पुल करेगा। सबसे पहले तो जो एक्शन हो रहा है वो ज़मीन के ऊपर हो रहा है, उसकी जो उसको अट्रैक्शन कह लें आप, या उसकी जो फ्रिक्शन टायर और ज़मीन के दरमियान में, वो दोनों फैक्टर। दूसरा उस कार्ट के ऊपर हो रहा है क्योंकि मूव किसने होना है, कार्ट नहीं मूव होना है। तो इसका मतलब है कि जो हॉर्स पुल्स कर रहा है कार्ट को, तो एक्शन कर रहा है वो कार्ट के ऊपर और अर्थ के ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, सिर्फ कार्ट भी नहीं है, सिर्फ अर्थ भी नहीं है, और हॉर्स तो खुद इटसेल्फ पुल कर रहा है ना, उसके ऊपर कैसे एक्शन होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, डी में आपने लिखना है अर्थ एंड कार्ट दोनों के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 9 है, उसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे तो फ्रिक्शन कम होती है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है वाटर, बी में वो कह रहा है फाइन मार्बल, सी में वो कह रहा है एयर, डी में वो कह रहा है ऑयल। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन किससे कम होती है, ऑयल से कम होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।